नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि प्रोफेसर यांग की बातें सुनकर हांजुन अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहां अपने अंकल परी से बहुत प्राउड हो रहा था। अब आगे जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। हांजुन बोलता है, फेयर बनो ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। मेरे अंकल अक्सर ऐसा कहा करते थे, पर उन्होंने ही एक्सीडेंट को कवर अप किया और उस छोटे बच्चे के साथ अन्याय किया। आपको उन्हें पकड़ना चाहिए था। जब उन्होंने ली मैनो के साथ सौदा करके उसकी सजा कम करवाने में मदद की थी, तब आपको उन्हें पकड़ना चाहिए था। जब उन्होंने घूस को तोहफा कहा था, तब आपको उन पर शक करना चाहिए था। अगर वो अरेस्ट हो गए होते तो आज वो... क्या ये मैंने किया? क्या उन्हें मैंने मारा? अब कहानी उसी समय पर आती है जब हांजुन प्रोफेसर सीओ को सरेंडर करने बोल रहा था और प्रोफेसर सीओ गुस्सा आकर वहाँ से जाने लगे। वो उन्हें बार बार रोक कर सरेंडर करने को बोल रहा था, पर वो नहीं मान रहे थे। इसीलिए हांजुन खुद ही पुलिस को कॉल करने लगा, जिस वजह से दोनों के बीच फोन की छीनाछीनी होने लगी और उसी चक्कर में प्रोफेसर सीओ गिर गए। हांजुन दौड़कर उनके पास आया, पर वो बेहोश थे। उसने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। सामने वाले ने पूछा, वो सांस ले रहे हैं? हांजुन ने कहा, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। पर तब तक प्रोफेसर सीओ को होश आ गया और उन्होंने हांजुन से फोन लेकर कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अपना टूटा चश्मा उठाया और वेटिंग रूम में खुद को लॉक कर लिया। हांजुन बाहर से आवाज देने लगा, अंकल अंकल आप ठीक तो है ना अंकल? अंदर से प्रोफेसर सीओ ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे नेक्स्ट लेक्चर लेने दो। हांजुन ने कहा, आपको सिर में बहुत जोर की चोट आई है, पहले डॉक्टर के पास चलिए। प्रोफेसर सीओ के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, पर उन्होंने हांजुन की बात को इग्नोर कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हांजुन बोलता है, मुझे उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। उधर क्लमजी सीरियस गर्ल से बोलती है, अगर मुझे पता होता कि तुम हांजुन के लिए फीलिंग्स रखती हो तो मैं कभी उसके साथ इतनी फ्रेंडली नहीं होती। तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा ना? सोल ए की जगह पर सोल बी का टैग मिलने पर तुम ऑलरेडी इतनी अपसेट थी। ऊपर से उसकी बात काटते हुए सोल बी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों अपसेट होने लगी? तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। Emotional, damn it! उसके बाद ये लोग कॉपी प्रिंटिंग रूम में बैठकर प्रोफेसर यांग के दिए असाइनमेंट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा सस्पिशियस है, यानी कि कौन शक के घेरे में ज्यादा है। वैसे कोई मुझे ये बताओ कि मेकअप की दुकान ने अभी तक सनग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? खैर मुझे क्या करना, करते होंगे मेकअप वाले। एनीवे, तभी मिस्टर डोंग सबको स्नैक्स बांटने लगते हैं, पर अपनी क्लमजी और मेकअप की दुकान को नहीं देते। अब पूछो क्यों? क्योंकि इन दोनों को सबसे कम नंबर आए हैं ना। असाइनमेंट की वजह से अपनी क्लमजी का दिमाग बहुत खराब हो रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कंक्लूजन निकाले। तभी मिस्टर डोंग बोलते हैं, अपने बालों को नोचना बंद करो वरना गंजी हो जाओगी। तभी हांजुन वहाँ टपक जाता है, जो बोलता है, तुम्हें अपने बाल नोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया है, जो टेबल पर रखते हुए बोलता है, मैं एग्जाम के नोट्स लाया हूँ, जिसे जरूरत है वो बेझिझक यूज करो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सोल्बी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? वो उसके पास आकर बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? अभी तक मौत का असल कारण नहीं पता चला है। हांजुन उसका कंधा थपथपाते हुए बोलता है, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्बी बोलती है, पर मुझे पड़ता है। इस पर हांजुन बोलता है, मैंने उन्हें मारा है, और चला जाता है। उसके बाद अगले दिन स्टूडेंट्स के जरिए दोनों स्वागर गुरु शिष्य की सुनवाई शुरू। सोल भी प्रोफेसर यांग को ज्यादा सस्पिशियस बताने लगती है, ये स्टेटमेंट देते हुए कि प्रोफेसर सीओ के हाथ में उनके बाल मिले थे। इस पर हांजुन प्रोफेसर यांग को डिफेंड करते हुए बोलता है, लो ब्लड शुगर की वजह से प्रोफेसर यांग को उन्हें जबरदस्ती कॉफी पिलानी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने उनका बाल पकड़ लिया, इसलिए उनके हाथ में प्रोफेसर यांग का बाल मिलना इज नॉर्मल। फिर जीहू की बारी आती है, जो हांजुन को ज्यादा सस्पिशियस बताने लगता है।
ये स्टेटमेंट देते हुए कि हांजुन ने उनके चश्मे बदले। इस पर प्रोफेसर यांग हांजुन को डिफेंड करते हुए बोलते हैं, और तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो? जीहू बोलता है, क्योंकि मैंने वो टूटा नोज पैड वाला चश्मा देखा है जो हांजुन ने अपने पास छुपा कर रखा है। सोले बोलती है, पर तुमने उसे चश्मा बदलते हुए तो नहीं देखा ना? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, सिर्फ फैक्ट्स बताओ, मनगढ़ंत कहानी नहीं। तभी हेडबैंड बॉय बुग्गी बोलता है, अगर हम चश्मा हटाने वाली बात हटा दें तो ओए हांजुन, तुम्हें बता दो ना कि तुमने क्या किया था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैंने तुम लोगों से कहा है ना कि सिर्फ सबूतों के आधार पर डिटरमाइन करो। सोले बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं। मैं दोनों में से किसी को भी शक के घेरे में नहीं रखना चाहती। ये सुनकर दोनों गुरु शिष्य को खुशी होती है, पर दोनों ही इस बात को अपने चेहरे पर नहीं आने देते। प्रोफेसर जिन ने बिल्कुल सही कहा था, जैसा गुरु वैसा चेला। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, हांजुन के केस का इशू ये नहीं है कि उसने चश्मा बदला था या नहीं, बल्कि ये है कि क्या उसने सच में सीओ को धक्का दिया था या फिर वो एक हादसा था। इतना बोलकर वो हांजुन के सामने जाकर उसे घूरने लगते हैं। अब चलिए फ्लैशबैक में। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर प्रोफेसर जिन के सवाल का हांजुन जवाब देते हुए बोलता है, वो मुझे पुलिस को कॉल करने से रोक रहे थे और उसी चक्कर में वो गिर गए। इस पर डिटेक्टिव जुंग भड़कने लगते हैं, ये तुम अब बता रहे हो, जब हमने प्रोफेसर यांग को छोड़ दिया तब? प्रोफेसर जिन भी भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम अब अपना मुंह क्यों खोल रहे हो, पहले बोलने में मुंह में पान गया था। इस पर हांजुन बोलता है, आप मुझ पर जितना ज्यादा शक करते, आपके पास उतना ही कम रीजन होता प्रोफेसर यांग को जेल में रखने का। डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं, तो तुमने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम प्रोफेसर यांग को छुड़वा सको। कहानी अब फिर से उसी मोमेंट पर आती है जहां हांजुन को घूरते हुए प्रोफेसर यांग पूछते हैं, क्या तुम जानबूझकर चुप थे ताकि मैं जल्द स्कूल वापस लौट सकूं? पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि कोई भी ये पता नहीं लगा पा रहा कि प्रोफेसर सीओ के मौत का एक्चुअल रीजन है क्या, सिर में चोट लगना या नशीली ग्लूकोन डी पाउडर का ओवरडोज। इधर प्रोफेसर यांग से ली मैन हो टकरा जाता है जो उन्हें बता देता है कि उसी ने उन्हें ब्लड डोनेट किया था। ये सुनकर प्रोफेसर यांग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। ली मैन हो बोलता है, अपनी जान बचाने वाले का कोई इस तरह से तो शुक्रिया अदा नहीं करता। इस पर प्रोफेसर यांग उसके करीब आकर बोलते हैं, अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो जरूर तुम्हारे पास कोई कारण होगा, और उसके कंधे को ठोक कर चले जाते हैं। इधर पता चलता है कि क्रिमिनल कोड यानी कि प्रोफेसर यांग वाले सब्जेक्ट में क्लमजी को 97 मार्क्स आए हैं, क्लास में सबसे ज्यादा। क्लमजी को तो बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि ऐसा हो कैसे गया। तभी सीरियस गर्ल सोल्बी की माँ का कॉल आने लगता है, लेकिन वो इस बार भी कॉल रिसीव नहीं करती, उल्टा कॉल कट करके गुस्से में फोन को पटक कर वॉशरूम चली जाती है। तभी मेकअप की दुकान येसियोल वहाँ आती है और खुशी से उछलने लगती है, ये बोलते हुए कि तुमने सोल्बी और हांजुन को भी पछाड़ दिया। पर क्लमजी अभी भी बिलीव ही नहीं कर पा रही है। शी भी लाइक, कहीं नाम में ए और बी का फेरबदल तो नहीं हो गया। तभी फिर से सोल्बी की माँ का कॉल आने लगता है। येसियोल सोल्बी को बाहर बुलाती है और उसे फोन देती है। तब पता चलता है कि सोल्बी की माँ ने कंटिन्यूअस 7 बार कॉल्स किए हैं। येसियोल बोलती है, रिसीव कर लो, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। पर सोल्बी फिर से फोन कट कर देती है। तभी माँ का मैसेज आता है कि मैं कैंपस के बाहर हूँ, तुम बाहर आती हो या मैं अंदर आऊँ। ये देखकर वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। सोल्बी की माँ मार्क्स की वजह से उस पर भड़कने लगती है क्योंकि इसे 79 मार्क्स आए हैं, जबकि इसकी रूममेट यानी कि क्लमजी को 97 मार्क्स आए हैं। शी इज दैट टाइप ऑफ मार्कोहॉलिक मदर जिसे अपने बच्चों का नंबर के मामले में किसी से भी कम रहना गवारा नहीं, और यही वजह है कि सोल्बी अपनी माँ से बात करना पसंद नहीं करती। उसके बाद क्लास में सब लोग अपनी क्लमजी की तरफ हैरानी से देखते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इसे हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ गया, और बेचारी क्लमजी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। एंड फॉर सम रीजन अपना एरोगेंट बाबा आज भी एब्सेंट है। तभी प्रोफेसर यांग अंदर आते हैं और बिना इधर उधर की बातें किए सीधा ये बोलते हैं कि अपने अपने मार्क्स को लेकर किसी को कोई दिक्कत। फिर सोले से बोलते हैं, कांग सोले, बहुत दुख की बात है कि तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिले। अगर तुम्हारे पेपर फटे नहीं होते और तुमने लेट से सबमिट नहीं किया होता तो तुम्हें पूरे 100 मार्क्स मिलते। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और क्लमजी की हालत तो ऐसी हो जाती है कि क्या ही बताऊं। प्रोफेसर यांग सबको वो क्वेश्चन दिखाने लगते हैं जिसका जवाब किसी ने भी सही नहीं दिया था एक्सेप्ट अपनी क्लमजी। इस पर लॉलीपॉप गाय खड़ा होकर बोलता है, हमने सही जवाब दिया है, ट्रायल में यही बताया गया था, तो गलत कैसे हो सकता है। उसके सवाल पर बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाते हैं।
तो प्रोफेसर यंग क्लमजी को उठाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या अलग किया जो दूसरे नहीं कर पाए। क्लमजी बोलती है, पहले मैंने भी वही आंसर लिखा था जो बाकी सब ने लिखा है, लेकिन फिर मेरी नजर क्वेश्चन में लगी उस कॉमा पर पड़ी और एक कॉमे ने पूरा क्वेश्चन ही बदल डाला, इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया। ये सुनकर एवरीवन भी लाइक, तेरी यार, एक कॉमा ने पूरे क्वेश्चन का काया ही पलट दिया और हम नोटिस भी नहीं कर पाए। अब प्रोफेसर यांग उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक सवाल लॉलीपॉप गाय से करते हैं, जिसका जवाब वो सही नहीं दे पाता। इसीलिए प्रोफेसर यांग अब क्लमजी से वो सवाल करते हैं। क्लमजी उसका जवाब बिल्कुल सही देने लगती है, जो सुनकर प्रोफेसर यांग इम्प्रेस हो जाते हैं। पर तभी सीरियस गाय क्लमजी के जवाब पर सवाल उठाता है। क्लमजी उसका भी तर्क सहित बहुत अच्छे से जवाब देती है, जो सुनकर एवरीवन भी लाइक, वो ये तो स्मार्ट निकली। उधर सोल्बी की माँ स्कूल की डीन मिस ओ से बहस कर रही होती है कि आप लोग एक क्रिमिनल को क्वेश्चन पेपर लिखने और उसे चेक करने को अलाउ कैसे कर सकते हैं। इस पर मिस ओ बोलती है वो अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वाइस डीन वहाँ आ जाते हैं और मिस ओ बोलती है कि आप इस बारे में वाइस डीन से बात कर सकती हैं। इस पर वो वाइस डीन की इंसल्ट करते हुए बोलती है कि आपके पास कोई पावर नहीं, इसीलिए हम डीन के सामने ही बात करेंगे। पर वाइस डीन बहुत शांति से उनका जवाब देते हुए बोलते हैं, प्रोफेसर यांग को क्वेश्चन लिखने की परमिशन मैंने ही दी थी, इसीलिए आपको जो भी बात करना है मुझसे करें। इधर अपनी क्लमजी फॉरेंसिक एजेंसी पहुंचती है और जिसने प्रोफेसर यांग की सेकेंड ऑटोप्सी की थी उससे सवाल करने लगती है, पर वो क्लमजी को जवाब देने से मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। अपनी क्लमजी को शक है कि फर्स्ट ऑटोप्सी में कुछ छेड़छाड़ की गई है और रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि प्रोफेसर यांग ने असाइनमेंट देते वक्त जो डिटेल्स दिए थे उसमें साफ लिखा है कि फर्स्ट ऑटोप्सी के वक्त कैमरा खराब हो गया था, जिस वजह से डेड बॉडी की कोई भी फोटोज या वीडियोस कैप्चर नहीं हो पाई। प्लस जिसने फर्स्ट ऑटोप्सी की थी वो भी गायब है। साथ ही असाइनमेंट के लिए रिसर्च करते वक्त क्लमजी ने ये भी पाया कि 10 साल पहले उस मेडिकल एग्जामिनर पर रिजल्ट मैनिपुलेशन का आरोप भी लगा था। इसलिए सोले ये जानना चाहती है कि क्या मेडिकल एग्जामिनर ने सच में ऑटोप्सी में कुछ छेड़छाड़ की थी। कॉज जाहिर सी बात है, प्रोफेसर सीओ के सिर में चोट लगने वाली बात इतनी आसानी से तो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, और अगर उसने वो चोट देखा था तो सबसे छुपाया क्यों। मेडिकल एग्जामिनर बोलते हैं, अपने सवालों पर लगाम लगाइए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी क्लमजी की नजर उनके असिस्टेंट पर पड़ती है, जो बहुत ही परेशान और नर्वस दिख रहा होता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बट अपनी क्लमजी को पूरा शक है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फॉर सम रीजन प्रोफेसर यांग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, तभी वो प्रोसिक्यूटर जिन से टकरा जाते हैं, जो इन्हीं के द्वारा चलाए मुकदमे की वजह से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। वैसे आपको याद तो है ना कि प्रोफेसर यांग ने इन पर क्या केस किया था? मेरी खबर लीक करने के लिए मैं प्रोसिक्यूटर जिन पर केस कर रहा हूँ। ये वो पहले प्रोसिक्यूटर होंगे जिन पर पब्लिसाइजिंग सस्पेक्टेड क्राइम का मुकदमा चलेगा। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, तुमने तो मुझे मुजरिम बना दिया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, पर क्या उन्होंने तुम्हारे साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया? प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, उनकी इतनी मजाल कहाँ। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, घमंड नहीं, धरती पर आजा बच्चे। वैसे मैं सबूत ही सबमिट करने जा रहा हूँ, जल्द ही तुम दोषी। उनकी बात को काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, दोषी तो तुम बन गए हो, तुम्हें पता नहीं? शायद तुमने अभी तक सुना नहीं, वैसे मैंने स्कूल में भी ये खबर भिजवा दी है। फिर पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जिन ने प्रोफेसर यांग और हानजुन को जॉइंट ऑफेंडर बना दिया है, यानी कि प्रोसिक्यूटर जिन के अकॉर्डिंग इन दोनों ने मिलकर प्रोफेसर सीओ को मारा है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तुमने कितना बकवास और बचकाना कंक्लूजन निकाला है। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, ये बकवास और बचकाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम दोनों मिले हुए नहीं होते तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए हानजुन उस हद तक क्यों जाता? फिर जाते जाते कहते हैं, इस बार एक ऐसा वकील हायर करना जो एक जज या प्रोसिक्यूटर रह चुका हो। इधर स्कूल में हंगामा मच गया है। ना चाहते हुए भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर मिस ओ को प्रोफेसर यांग को उनके पोजीशन से डिसमिस करना पड़ता है। प्रोफेसर किम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर मिस ओ भी मजबूर है। ऑल्दो अभी तक प्रोफेसर यांग का क्राइम साबित नहीं हुआ है और जज का कोई फैसला नहीं आया है, पर ये जॉइंट ऑफेंडर वाली बात ने हड़कंप मचा दिया है। अगर इतने हड़कंप के बावजूद भी प्रोफेसर यांग पढ़ाते रहे तो बहुत हंगामा हो जाएगा। इसलिए मिस ओ ऑर्डर देती है कि प्रोफेसर यांग को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह प्रोफेसर जुंग लेंगे, यानी कि वही प्रोफेसर जो प्रोफेसर यांग के पोजीशन के पीछे हैं और जो प्रोफेसर यांग के नामौजूदगी में उनकी जगह पढ़ाते थे और जिनके पढ़ाने से स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। एनीवे, प्रोफेसर जुंग बोलते हैं, उन्हें सिर्फ अपने पोजीशन से हटाना काफी रहेगा। आपको नहीं लगता कि उन्हें फायर कर देना चाहिए?
इस पर प्रोफेसर किम गुस्से में बोलती है, आपको नहीं लगता कि यांग के लिए ये ऑलमोस्ट सेम ही है? उसे ये कहना कि वो पढ़ा नहीं सकता उसके लिए फायर करने के ही बराबर है। प्रोफेसर जुंग बोलते हैं, नहीं, ये सेम नहीं है, क्योंकि तब भी उसके पास प्रोफेसर का ओहदा रहेगा ही। प्रोफेसर यांग का फैसला सुनाने के बाद हानजुन का फैसला मिस ओ वाइस डीन पर छोड़ देती है। उधर हानजुन अपना विड्रॉल फॉर्म स्कूल में सबमिट कर देता है। मतलब वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले रहा है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? जा पूछ क्या? वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से निकल जाता है और आंटी ने जो जायदाद वाले कागज दिए थे उस पर भी साइन कर उसे जमा कर देता है। फिर वो सीधे वहाँ पहुँचता है जहाँ प्रोफेसर सियो को दफनाया गया था, पर पता चलता है कि उनका तो दाह संस्कार कर दिया गया है। इधर जीहू अपने रूम पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हानजुन जा चुका है। दूसरी तरफ अपनी सीरियस गर्ल सोल्वी भी हानजुन के खाली कुर्सी को देखकर उसे याद कर रही है। उधर प्रोफेसर यांग भी प्रोफेसर सियो के कब्र पर पहुंचते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। अपना एरोगेंट बाबा उस जगह पर पहुंचता है जहां प्रोफेसर सियो की तस्वीर और अर्थी रखी हुई है। इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा उदास है। ये फूल चढ़ाते हुए प्रोफेसर सियो से माफी मांग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये उन्हें नहीं बचा पाया। अगर उनकी जिद को इग्नोर करके ये उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो शायद आज वो जिंदा होते। तभी इसकी आंटी वहाँ टपक जाती है और इसे जली कड़वी सुनाने लगती है। हानजुन अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ही यहाँ आया है, जो देखकर वो बोलती है, अब जब तुम दोषी साबित हो गए हो तो भागने की फिराक में हो। कमीने कहीं के, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने यांग के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तभी पीछे से आवाज आती है, षड्यंत्र? प्रोफेसर यांग आगे आकर पूछते हैं, आपने सियो का दाह संस्कार क्यों कर दिया? आंटी बोलती है, उन्होंने ऑटोप्सी के लिए दोबारा से उसे कब्र से निकाला था, इसीलिए फिर से उसे दफनाना। प्रोफेसर यांग उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं, आपने सेकेंड ऑटोप्सी देखी है ना? क्या सियो के ब्रेन में ब्लीडिंग का कोई भी साइन दिख रहा था? आंटी बोलती है, वो नजारा बहुत दर्दनाक था, इसलिए मैं नहीं देख पाई और बेहोश हो गई। सेकेंड ऑटोप्सी के वक्त जब आंटी बेहोश हो गई थी तब मेडिकल एग्जामिनर ने अपने असिस्टेंट के अलावा एक और जो मेडिकल एग्जामिनर थे उन्हें आंटी के पास भेजा था उन्हें देखने के लिए। इसलिए प्रोफेसर यांग बोलते हैं, वो नजारा दर्दनाक था इसलिए आप बेहोश हुई थी, या फिर आपको बेहोश होना पड़ा क्योंकि वो एक नाटक था? आंटी बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपने बेहोश होने का नाटक इसलिए नहीं किया था ताकि आप उन लोगों को रिजल्ट मैनिपुलेट करने का टाइम दे सके। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अपनी क्लबजी को असिस्टेंट को देखकर कुछ शक हुआ तो वो मिस्टर डोंग को साथ लेकर उस फॉरेंसिक एजेंसी के डायरेक्टर से मिलने चली गई, क्योंकि मिस्टर डोंग और डायरेक्टर की अच्छी जान पहचान है। उसने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने असिस्टेंट को बुलाकर उससे पूछताछ की और पता चला कि सेकेंड ऑटोप्सी में हेड इंजरी के जो फोटोज लिए गए थे वो प्रोफेसर सियो के थे ही नहीं बल्कि किसी और डेड बॉडी के थे। जी हाँ, इस चालबाज आंटी ने सिर्फ हानजुन को फंसाने के लिए ये सारी चाल रची थी, बट ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए प्रोफेसर यांग वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं जो उस मेडिकल एग्जामिनर ने आंटी से बात करते वक्त रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग में आंटी एग्जामिनर पर भड़क रही थी, ये बोलते हुए कि मैंने कहा था कि मेरे पति के मौत का कारण हेड इंजरी होना चाहिए, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि उनके मौत का 2 कारण बना दो। आंटी घबराकर फोन पटकते हुए बोलती है, ये सच नहीं है। हानजुन, जिसका ये सब सुनकर खून खौल चुका है, वो उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। आंटी की डर से हालत खराब, वो बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रोफेसर यांग को इनकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा है, वो चुपचाप खड़े होकर शांति से मजे ले रहे हैं। आंटी एक बार फिर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया। पर प्रोफेसर यांग अभी भी वही व्यंग्यात्मक एक्सप्रेशन दे रहे हैं और हानजुन अभी भी उन्हें गुस्से से घूर रहा है। इधर मिस्टर डोंग क्लमजी की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, अब हानजुन निर्दोष है। सोले बोलती है, हानजुन तो बच गया, पर प्रोफेसर यांग का क्या? इधर प्रोफेसर यांग हानजुन से बोलते हैं, तुम पर लगे चार्जेस हटा दिए गए हैं, तुम अब निर्दोष हो। फिर अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन को देखते हुए बोलते हैं, वैसे मुझे डिसमिस कर दिया गया है। फिर अपनी जेब से हानजुन का विड्रॉल फॉर्म निकाल कर फाड़ देते हैं। उसके बाद रात को दोनों बात करते हुए हानजुन का सामान लेकर कॉलेज कैंपस की ओर जा रहे होते हैं। हानजुन बोलता है, आपने भी उन्हें नहीं मारा। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर हानजुन बोलता है, अगर आपने उन्हें मारा होता तो आप सोले को भेजकर ली मैन हो के लोकेशंस चेक नहीं करवाते। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ये भी तो हो सकता है कि मैं खून का इल्जाम ली मैन हो पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। हानजुन बोलता है, फिर भी मुझे लगता है। प्रोफेसर यांग उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं, अगर कोई सबूत नहीं है तो वो सिर्फ अंदाजा है, सच नहीं।
फिर उसे उसका सामान पकड़ा कर वो जाने लगते हैं। हानजुन बोलता है, मैं खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। नाउ इट्स टाइम ऑफ फ्लैशबैक। जब ये लोग ब्लड डोनर को ढूंढने में लगे थे तभी हानजुन को एक साइट पर ली मैन हो का एक कमेंट दिखता है जिसमें लिखा था कि बहुत दुख की बात है, मेरा ब्लड RH नेगेटिव है पर आज ही मैंने अपना कीमती खून खो दिया। ये पढ़कर हानजुन को ली मैन हो को मारा हुआ मुक्का याद आता है। तेरी यार, ये क्या किया? मेरा खून कीमती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हानजुन स्वीटू से पूछता है कि आप इसका नंबर निकलवा सकते हो। उसके बाद हानजुन ही रेयर ब्लड कम्युनिटी से ली मैन हो को मैसेज करवाता है, जो देखकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर यांग को खून की जरूरत है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि उसने हानजुन को कॉल किया और हानजुन ने प्रोफेसर यांग को खून देने से मना कर दिया। फिर उसका जवाब देते हुए ली मैन हो ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही करता हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम मुझे अपनी आधी जायदाद दोगे? हानजुन मना कर देता है। इस पर ली मैन हो बोलता है, तब तो मुझे अपना खून दे देना चाहिए। हानजुन बोलता है, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर प्रोफेसर यांग मरते हैं तो मुझसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। ली मैन हो बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फिर तो बेटा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ठीक है, फिर अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास यांग को ब्लड ना देने का कोई रीजन है, और फोन काट देता है। एंड दैट्स हाउ रिवर्स साइकोलॉजी खेलकर अपने एरोगेंट बाबा ने प्रोफेसर यांग को बचा लिया। अपना एरोगेंट बाबा कितना स्मार्ट है यार। उसके बाद प्रोफेसर यांग अपने कैबिन में आकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक ईमेल आता है, पर जब वो ईमेल खोलते हैं तो पता चलता है कि किसी ने ऑलरेडी वो रीड कर लिया है। ये देखकर प्रोफेसर यांग का दिमाग खनकता है, क्योंकि फोन के साथ साथ प्रोफेसर यांग के खोए हुए लैपटॉप में भी उनका ईमेल खुलता है। और अगर ईमेल रीड कर लिया गया है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि जिसने वो चुराया है उसी ने वो पढ़ा है। एंड गेस व्हाट, उनका लैपटॉप चुराने वाला इंसान वाइस डीन कांगजूमैन है। प्रोफेसर यांग अपने फोन से अपने लैपी पर मैसेज करते हैं, मेरा लैपटॉप मेरे पास लेकर आओ। ये देखकर वाइस डीन की फटके 4। तभी एक और मैसेज आता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? वाइस डीन की फटके 8। तभी दरवाजे पर प्रोफेसर यांग आ जाते हैं। अब तो वाइस डीन की फटके 420। और यहीं पर एपिसोड खत्म।